Hey everyone, let's start discussing about today's code forces round 924. तो जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी थी इस कॉन्टेस्ट की वो स्टैंडर्ड ही थी। जो ए और बी प्रॉब्लम थी वो जैसे यूजुअली होती हैं उसी तरीके की थी। जो सी प्रॉब्लम थी आई पर्सनली डेंट लाइक दैट प्रॉब्लम बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल था। और बाकी जो डी प्रॉब्लम थी वो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पे बेस्ड थी, मतलब टर्नरी सर्च अगर किसी ने वो कर रखी हो देन डी प्रॉब्लम वाज आल्सो इजी। तो यहाँ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो एक बार तुम देख लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, एक रेक्टेंगल गिवन है। तो मैं इसको है ना, इसकी डायमेंशन समझो ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है इस रेक्टेंगल को, और तुम्हें उनको जोड़ के एक नया रेक्टेंगल बनाना है, और तुम्हें बताना है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसकी डायमेंशन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए ना हो, इन दोनों में से। अगर ऐसा होता है तो यस, अदरवाइज नो। अगर तुम कुछ भी ट्राई करने को, तोड़ने को कुछ भी ट्राई करते हो और एट द एंड तुम्हारा ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बन जाता है तो फिर हम कहेंगे इसका आंसर नो है। तो तुम खुद सोचो तुम इसको ब्रेक करोगे कैसे। या तो भाई सिंपल सी बात है, मैं यूं ब्रेक करूँगा या तो यूं ब्रेक करूँगा। ये चीज़ क्लियर है। पहले एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि हम लाइन वन के अराउंड वो ब्रेक करते हैं ऐसे, ठीक है। तो तुम खुद सोचो कि अगर सोचो मैं इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करता हूँ कि इसकी लेंथ समझो टोटल जो है वो 4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं इसको कर देता हूँ ये x मान लो कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया 1 और x, और ये हो गया 3 और x, बाकी जो बची 3 और x, ठीक है। ये सिंपल है समझने में। क्या तुम इन दोनों को जोड़ सकते हो? बिल्कुल जोड़ सकते हो अगर तुम इस तरीके से जोड़ो तो। क्या तुम इन्हें ऐसे करके जोड़ सकते हो? ये 1 हो जाएगा, ये 3, तो जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसको जोड़ने की क्या पॉसिबिलिटी हुई? केवल ये, और इससे हमारा क्या ए क्रॉस बी बन जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे तोड़ने का, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ता तो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 होता, और तब मैं इन दोनों को जोड़ सकता था। तो उसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो हमें हमेशा आधे से ब्रेक करना चाहिए। क्यों? अगर आधे के बिना तुम ब्रेक करोगे तो उससे ज्वाइन करने का केवल एक सिंपल तरीका होगा, जो कि जो पहले था तुमने ब्रेक किया था उसी को बस जोड़ दोगे, तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता। तो तुम्हें आधे से ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मैंने आधे से ब्रेक किया, मतलब ये 2 हो गया और ये 2 हो गया और ये x हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको भाई जोड़ सकता हूँ, ये 2 हो गया, ये x हो गया, और यहाँ से मैं फिर से जोड़ दूंगा, तो ये एक नया रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। सिमिलरली तुम इस वाली डायरेक्शन से तोड़ते तो भी सेम केस होता। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को ऊपर से भी किस में तोड़ना होता? आधे से। अगर मैं यहाँ से तोड़ रहा होता तो मेरे को आधे से तोड़ना होता। अगर आधे से नहीं तोड़ता तो मैं केवल इसको ऐसे ही ज्वाइन कर पाता और जो कि सेम रेक्टेंगल बना देता। अब कुछ चांसेस हैं कि तुम इन दोनों को ज्वाइन कर दो ना, फिर भी सेम रेक्टेंगल बन जाए। उसका मैं बताता हूँ कैसे। सोचो कि यहाँ पे तुम्हारी डायमेंशन है a, ये है b, और तुमने इसको तोड़ा a/2 में, तो ये हो गया a/2, ये हो गया b, और ये हो गया अपना b, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर a/2 जो है तुम्हारा वो b के बराबर हो, वो अगर b के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा? a = 2b हो जाएगा। तो a/2 को अगर जब तुम इसको लिखोगे तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी b, और 2b = कितना हो जाएगा? a। तो तुम a क्रॉस b बनाना चाह रहे थे, अब b क्रॉस a बन गया। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं है, राइट। मतलब तुमने वही रेक्टेंगल बना दिया एट द एंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमको केवल एक तो बीच में से तोड़ना है। किसी भी डायमेंशन को तोड़ रहे हो, चाहे लेंथ को तोड़ रहे हो, चाहे विड्थ को तोड़ रहे हो, तो तुम्हें बीच में से देखना है। और तुम बीच में से ब्रेक अगर करते हो, अगर ये a है, a/2 है, वो दूसरी साइड के कभी बराबर नहीं होनी चाहिए।
अगर वो दूसरी साइड के बराबर हुई तो अभी हमने प्रूव करके दिखाया ए क्रॉस बी किसके बराबर बन जाएगा, बी क्रॉस ए। और वाइस वर्सा, अगर तुम बी को तोड़ते तो वो ए क्रॉस बी बन जाता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमें ऐसे नहीं तोड़ना, मतलब हम तोड़ सकते हैं लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा। तो अगर ए हम तो बेसिकली हम केवल तोड़ सकते हैं बीच में से। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ए को ब्रेक करना चाहता हूँ एक इस वाली से आधी से, तो a/2 एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए एक इवन होना चाहिए। दूसरी बात, उसका जो आधा है ना वो कभी दूसरी डायमेंशन के बराबर ना हो। क्यों? उससे जो हो जाएगा वो, अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए बन जाएगा। इतना समझ आया हमें? ठीक है। और सिमिलरली बी के लिए भी चेक करेंगे कि बी जो है वो इवन होना चाहिए, क्योंकि ऑड पे हम तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आधे से ही तोड़ सकते हैं, अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया। और b/2 नॉट इक्वल्स टू ए होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका कोड दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कि पहले एग्जांपल बता दूँ। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि 6x3 था। खुद बताओ कि कहाँ से मैं तोड़ सकता हूँ इसको? 3 से तोड़ सकता हूँ क्या? 1.5 नहीं तोड़ सकता, इंटीजर में होना चाहिए। तो मैं इसको 3 में तोड़ता हूँ। जैसे ही 3 में तोड़ा तो ये 3 था, ये 3 और ये और 3 जोड़ गया, तो 6x3 से क्या बन गया? 3x6। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, 2x6 का देख लो। 2x6 था, यहाँ से तोड़ा तो 1x6, इसको उठा के यहाँ लेके गए 1x6, तो ये टोटल कितना बन गया? 1x12। तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं ना, इसका कोड देख लेते हैं। तो हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हमने सिंपल ले लिया ए और बी दोनों डायमेंशन। हमने एक फ्लैग को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फ्लैग 1 का मतलब आंसर यस आएगा, फ्लैग 0 अगर रहा तो आंसर तुम्हारा नो आएगा। तो अगर a मॉड्यूलो 2, अगर a वाली साइड हो सकती है आधे आधों में, और a/2 जो है नॉट इक्वल्स टू b है, तो मैं फ्लैग कर दूंगा 1। सिमिलरली b जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती है, और b/2 नॉट इक्वल्स टू a, तो मैं फ्लैग को कर दूंगा 1। और एट द एंड अगर मेरा फ्लैग 1 आएगा तो आंसर यस, अदरवाइज नो। ठीक है, अब हम b प्रॉब्लम देखते हैं ना। हाँ, इक्वलाइज। ठीक है, तो पहले तुम देख लो, एक बार पढ़ लो प्रॉब्लम खुद से, फिर मैं समझा दूंगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका सिंपल है कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन है। क्या गिवन है? एक एरे। ठीक है, एन साइज की एरे है भाई हमारे पास। अब उसके एलिमेंट्स मान लो a1 a2 a3 a4 अप टू an है। तुम्हें क्या करना है, इसमें 1 से लेकर n तक का एक परम्यूटेशन लेना है। 1 से लेकर n तक का एक परम्यूटेशन लेना है। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू n 2 5 4 3 2 सॉरी 1 n, ऐसे हो सकता है। ठीक है, कोई भी परम्यूटेशन। इस पूरे परम्यूटेशन में अगर मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है वो a1 के संग करना है, दूसरा वाला एलिमेंट a2 के संग ऐड करना है, तीसरा वाला a3 के संग, चौथा वाला a4 के संग, पांचवा वाला a5 के संग, एंड सो ऑन। तो तुम ये बस ऐड करते चले जाओ, और तुम्हें बताना है कि एट द एंड तुम कितने मैक्सिमम इक्वल एलिमेंट्स बना पा रहे होगे। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तुम्हारे पास है 2 3 1 5 4। ठीक है, ये तुमने परम्यूटेशन लिया एक, और तुम्हारे पास जो n है, एग्जाम्पल को ढंग का मिल जाए, 1 सेकंड देना मेरे को। हाँ, ये वाला ही उठा लेते हैं। तुम्हारे पास समझो a जो है वो 3 और 3 है, और तुम्हारा जो परम्यूटेशन तुमने सेलेक्ट किया 1 2 है। अगर तुम 1 2 लेते हो तो इसमें ये ऐड करो, इसमें ये ऐड करो, 4 4, कितने इक्वल एलिमेंट हो गए? 2। अगर तुम 3 3, क्या बोल दिया है मैंने, अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया, सॉरी भाई। अगर तुम्हारे पास ये है 1 2 3 3 बनेगा हमारा। ठीक है, अगर तुम्हारी एरे है 1 2 और तुम परम्यूटेशन ले लो 2 1, तो ऐड कर दो, कितना बनेगा? 3 3।
ये ए है, ये पी है, ठीक है। तो 3 3 बना हमारा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें इक्वल एलिमेंट कितने आ सकते हैं, मैक्स 2। अगर 1 2 था और तुम 1 2 ही ले लेते तो फिर क्या आ जाता है इसका 2 और 4। तो क्या इक्वल एलिमेंट कितने हैं, 1। तो आंसर होता है उस वाले केस में 1, लेकिन हमें मैक्सिमाइज निकालना है तो 2 होगा उसका आंसर। एक और देख लेते हैं, 9 4 5 5। अब इसमें तुम ऐड कर दो 2 3 1 4। मैं जो गिवन एग्जांपल वही उठा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली नहीं, 7 1 4 1। मैं फिर से गलती कर रहा था। 7 1 4 1 है और तुम परम्यूटेशन उठाते हो 2 3 1 4, ठीक है। तो इस वाले केस में ऐड करोगे 5 5 4 9। तो कितना आंसर होगा इसका, 2, ठीक है। और तुम कोई भी और केस लेके देख लो, मतलब बेस्ट आंसर तुम्हारा 2 ही है, ठीक है। 7 1 4 1 में 1 2 3 4 डाल के देखते हैं। 5 7 3 8 कितना आएगा, 1। तो बेस्ट आंसर जो है वो 2 ही है। इतना समझ आया हमें ना। तो हमें बताना है कि हम कितना मैक्सिमम आंसर लेके आ सकते हैं, कितने मैक्सिमम एलिमेंट इक्वल बना सकते हैं। तो एक बात तो तुम्हारे दिमाग में सीधा सोचते ही आनी चाहिए कि केवल मेरे को डिस्टिंक्ट नंबर से मतलब है, डिस्टिंक्ट से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर सोचो 1 1 1 तुम्हारे पास ऐसे है और तुम इसमें 1 ऐड करते हो, इसमें 2 ऐड करते हो, इसमें 3 ऐड करते हो, या 3 2 1 या 2 1 3 कुछ भी ऐड करते हो, 2 3 4। क्या कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? अगर तुम डिफरेंट, अगर ये 3 नंबर इक्वल हैं और तुम इनमें एक परम्यूटेशन ऐड कर रहे हो, क्या कभी ये नंबर इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं होंगे। तो इक्वल नंबर को तो तुम इक्वल बना ही नहीं सकते हो किसी भी तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इक्वल नंबर को तो कभी इक्वल नहीं बना सकते। एक ये ऑब्जर्वेशन है और ये चीज़ समझ आया ना, क्योंकि a इक्वल्स टू बी अगर इक्वल्स टू सी है और तुम कोई ऐसे, क्योंकि परम्यूटेशन में सारे नंबर डिफरेंट होंगे, तो p1 नॉट इक्वल्स टू p2 नॉट इक्वल्स टू p3 तुम इनमें ऐड करोगे तो डेफिनेटली जो तुम्हारी बस न्यू एरे बन के आएगी वो डिफरेंट होगी। वो मतलब उसके सारे एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट। तो इतना समझ आया हमें ना। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमने नोट कर ली, ऑब्जर्वेशन 1 बोल देते हैं इसे, कि हमारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही मतलब है, मेरे को इक्वल से नहीं, डिस्टिंक्ट से ही मतलब है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 2 नोट करो तुम, कि अगर समझो तुम डिस्टिंक्ट लेके आए और तुमने इसको सॉर्ट कर दिया A3 A4 A5 A6। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम इस वाले में 1 ऐड करते हो, इसमें 2 ऐड करते हो, मैंने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में, जैसे कि समझो 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फिर हम सोचो यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया, यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 3 ऐड किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे 5 ऐड किया। सम देखो तुम सबका 7 7 7, तो ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूस हो तो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 नहीं होता, सोचो 3 नहीं होता, यहाँ पे 2 4 5 6 होते, तो मैं इसमें 1 डालता, इसमें 2 डालता, इसमें 3 डालता, इसमें 5 डालता, बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट था उसमें 4 मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को इन चारों से मतलब है। उस वाले केस में भी क्या होता, 7 7 7। ये एग्जिस्ट नहीं करता, सोचो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो कितना आ जाता हमारा 7 7 7। तो तुम ऑब्जर्वेशन नोट कर पा रहे हो कि तुम ध्यान से देखो तो तुम मैक्सिमम, अगर तुम किसी सबसे छोटे वाले एलिमेंट को पकड़ रहे हो, तुमने कोई भी एक सबसे छोटा वाले, मतलब A1 A2 A3 A4 अप टू AN है, तो सोचो कि जो तुम इक्वल एलिमेंट बनाना चाह रहे हो, अगर उसका सबसे मतलब कोई छोटा एलिमेंट होगा, उसमें कुछ ऐड करके वो कुछ एलिमेंट बनेगा, तो जिनमें तुम ऐड कर रहे हो ना, जिनको तुम इक्वल बनाना चाह रहे हो, उसका सबसे छोटा एलिमेंट अगर A1 है और उसकी वैल्यू 2 है और n इज इक्वल टू समझो 5 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 3 4 5 6 ये 5 ये 6 से आगे कभी ये इक्वल नहीं हो पाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम यहाँ पे 1 ऐड करते हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 7 7 7 आ गया है ना। अगर यहाँ पे सोचो कि 6 से बड़ा कोई एक एलिमेंट होता, यहाँ पे एक्चुअली 5 एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे 7 एग्जिस्ट कर रहा होता,
तो तुम 2 में अगर सबसे बड़ा एलिमेंट भी डाल देते हो ना तो वो 7 होता है, और 7 में तुम्हें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अगर तुम 1 भी डालते हो तो वो 8 होता है। तो अगर तुम 2 में सबसे बड़ा एलिमेंट भी डाल रहे हो तो भी वो 7 बन पा रहा है, और 7 में सबसे डालोगे तो 8। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरा 2 सबसे छोटा एलिमेंट है जिसको मैं इक्वल बनाना चाह रहा हूँ, तो वो मैक्स जो है ना 2 + n-1 तक की रेंज के एलिमेंट को संभाल पाएगा, और उनको ऐड करके हम इक्वल बना सकते हैं, उससे आगे नहीं बना सकते अगर मैं 2 को सबसे छोटा। ऐसा क्यों? तो 2 के लिए क्या हो गया, 5 था, तो 2 के लिए कितना हो गया, 5 + ये 6, तो 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम किसी सबसे छोटे एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हो 5 को, तो वो मैक्सिमम किसको संभाल सकता है, +n-1। तो 5 से लेकर 9 तक, 5 6 7 8 9, अगर n = 5 है, ठीक है। अगर 10 होता, 7 नहीं होता, तो क्या ये संभाल पाता? नहीं संभाल पाता। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं सबसे बड़ा भी ऐड कर दूँ 10, इसमें सबसे छोटा भी 1 भी ऐड करूँ तो क्या रहा, नहीं हो सकता। लेकिन 5 4 1 2 इससे काम हो जाएगा अपना 10 10 10 10। तो सिंपल हो गया। 2 ऑब्जर्वेशन नोट करिए हमने। ऑब्जर्वेशन 1 की सबसे पहले तो यूनिक से ही मतलब है मेरे को। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी AI पे हूँ, मैंने सॉर्ट कर दिया पूरे एरे को, और मैंने केवल यूनिक ही कंसीडर किए हैं। जो यूनिक नहीं होंगे उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। सोचो यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, 6 7 था, क्या ऐड करोगे भाई 5 5 में कि वो इक्वल हो जाए? कुछ तरीका नहीं है, राइट। तो सॉर्ट कर दिया, और मैंने केवल और केवल यूनिक एलिमेंट कंसीडर किए। और मैं किसी भी AI को सबसे छोटा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो मैंने चेक किया कि AI + n-1 तक सबसे मतलब बड़ा एलिमेंट कौन सा आ रहा है। मतलब समझो कि अगर यहाँ इसका इंडेक्स तुम कंसीडर कर रहे हो I, तो ये J जो है ना, ये बेसिकली मैंने अपर बाउंड -1, इस चीज़ का अपर बाउंड -1 कंसीडर किया। इसका मतलब क्या है कि AI + n-1 का अपर बाउंड लिया मैंने। अगर ये 7 था, समझ रहे हो ना, बेसिकली मैंने क्या किया कि अगर मैं I इंडेक्स पे हूँ और AI + n-1 एग्जिस्ट करता है, तो केवल और केवल इसका J तक मैं ले सकता हूँ। और अगर नहीं करता होता तो इससे जस्ट जो पहले आता, इससे जस्ट जो छोटा एलिमेंट होता, मैं उस तक ले सकता था, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने सिंपली अपर बाउंड माइनस इस चीज़ का अपर बाउंड निकाला और उससे एक पीछे ले गया, और उस वाले इंडेक्स को से लेकर इस वाले इंडेक्स तक मेरी जो है मतलब नंबर इक्वल हो सकते हैं अगर मैं उनको ऑप्टिमली उनमें परम्यूटेशन ऐड करूं। तो बेसिकली अगर मैं किसी एक आई इंडेक्स पे खड़ा हुआ हूँ, मैं उसका अपर बाउंड निकालूंगा किस चीज़ का, AI + n-1 का, और मैं इसका इंडेक्स अगर J आया तो J से I तक जितने भी एलिमेंट हैं, तो J - I जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं इक्वल कर सकता हूँ, और इस चीज़ को मैंने बस मैक्सिमाइज़ कर दिया, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार। प्रॉब्लम बी, तो सबसे पहले हमने एक ये ले लिया वेक्टर, इसका इनपुट लिया। इसके बाद मैंने इसका गेट यूनिक कुछ भी नहीं है, बस मैंने यहाँ पे एक प्री डिफाइंड वो बना रखा है इस टेम्पलेट में कि अगर जो गेट यूनिक होगा पहले वो सॉर्ट कर देगा और वो केवल यूनिक एलिमेंट्स बचाएगा फिर, ठीक है। तो गेट यूनिक कर दिया हमने, इसमें सारे के सारे, मतलब कि अगर तुम्हारे पास सोचो कि 2 1 1 4 5 5 है, तो ये बस इसको कन्वर्ट करके लिख देगा 1 2 4 5 में, बहुत सिंपली, ठीक है। तो बस मैं इसके हर एक एलिमेंट पे गया और मैंने चेक किया कि भाई अगर ये सबसे छोटा एलिमेंट है तो उसके लिए सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है, उसका मैंने अपर बाउंड निकाला AI + n-1 से, और उन दोनों का इंडेक्स जो है का जो सब्सट्रैक्शन होगा उसको बस मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया, तो डिस्टेंस पता लग जाएगा इससे मैं, राइट। तो बस इसको मैक्सिमाइज़ करो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सी पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम सी आई है और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि मतलब किसी किसी को पसंद भी आ सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैथ्स की प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो एक बार मैं ना, और मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी थोड़ा सा इसका अजीब लगा था, तो एक बार मैं बता देता हूँ। हमारे पास 2 इंटीजर गिवन है n और x, ठीक है, n और x गिवन है।
और तुम एक बार पहले पढ़ लो खुद से प्रॉब्लम, फिर मैं समझाऊंगा। तो मैं दो इंटीजर गिवन है n और x, ठीक है। तो मतलब कि इन जो n नंबर्स को है ना, मतलब किसी भी नंबर्स को लाइंड अप किया गया है। लाइंड अप किस तरीके से किया गया है कि पहले k पीपल आएंगे, 1 2 3 4 5, अगर उनकी समझो पोजीशन है ये, ठीक है, अप टू k, फिर आएगा k-1, k-2 और अप टू 2। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो सोचो तुम कितने भी एलिमेंट डालते जा रहे हो, मतलब कि जो तुम्हारे पास, ऐसे समझो कि अगर तुम्हें n एग्जैक्टली क्या था, पर्सन था, क्या था, ठीक है, n पर्सन मान लेते हैं, जो भी है। अगर तुम्हारे पास n पर्सनस हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये k हो गया, ये k+1 हो गया, ये k+2 हो गया, ये k+3 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारे टोटल पर्सनस होते जा रहे हैं। और इनकी जो पोजीशंस हैं जो कि उनको मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। पहले वाले को 1 मिलेगी, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, चौथे को kth वाले को k, फिर उसके बाद k-1, k-2 और अप टू 2 चलेगी, और इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू k, और फिर k से 2 तक, फिर ये चीज़ फिर से स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है। तो हमें बताना है कि फॉर अ गिवन n, x, मतलब एक पर्सन दे दिया हमें जो कि nth नंबर वाला पर्सन है, ठीक है, nth नंबर वाला पर्सन, और उसको पोजीशन जो मिली है वो समझो x है। x वाली कौन सी वाली पोजीशन, जो 1 2 3 4 5 6 k-1 2, फिर 1 2 3 4 जो चलती जा रही है ना, वो समझो कि पोजीशन उसको मिली है x। और हमारा kth वाला बंदा है, और kth मतलब सॉरी x वाला n वाला बंदा है, तो n वाले का मतलब जैसे ऊपर से जो चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो बस रेगुलरली हमारे वो चल रहे हैं, k-1 वाला छोड़ो, k+1 k+2 और अप टू जो चलते जा रहे हैं अप टू n, ठीक है। nth वाला बंदा है, उसको पोजीशन मिली है समझो x, ठीक है। तो ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k है जिसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही हो, ठीक है, वो तुम्हें सारी की सारी बतानी है। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, मतलब प्रॉब्लम समझने में, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दे रखा था शायद प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में। तो तुम एक चीज खुद देखो कि भाई अगर मैं nth वाला बंदा हूं ना, और ये इंटरवल पूरा 2k-1 पे रिपीट होता है, ठीक है, ये 2k-1 2k-2 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 के इंटरवल पे है, तो मेरी जो पोजीशन है, अगर वो जो है, वो मेरी जो पोजीशन है n मॉड्यूलो 2k-2 होगी कि नहीं होगी, सबसे पहली बात। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये 2k-2 है, ये 2k-2 है, ये 2k-2, तो सोचो कि अगर मेरा n कुछ ऐसे होता जो कि इसको भी पार करता, इसको भी पार करता और यहाँ पे लाई कर रहा होता, तो इस वाली पोजीशन पे जो वैल्यू होती ना मेरी, वो मेरी क्या होनी चाहिए, वो समझो x1 है, ठीक है। और मेरे को चेक करना है कि भाई क्या x1 x के बराबर है। अगर ये वाली चीज़ x1 x के बराबर है तो मैं बोल दूंगा कि भाई ये वाली k की वैल्यू है जो बिल्कुल राइट है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बोल दूंगा रॉन्ग है। तो अगर मैं k की वैल्यू पूरी की पूरी लेके चलूँ कि 1 2 3 4 अप टू n, तो इससे मेरा जो आंसर आएगा वो ख़राब हो जाएगा। क्यों, मतलब n² अप्रोच हो जाएगी। तो मैं किसी तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है इसे, है ना। तो तुम खुद सोचो कि 2k-2 किस तरीके से गिवन है तुम्हें। जो भी पूरा ये 2k-2 का इंटरवल है, पहली वाली पोजीशन है 1 2 3 4 k, और फिर k-1 k-2 k-3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने इस प्रॉब्लम को देखते ही मैंने है ना, जो हमें पोजीशन है इसको है ना, मैंने 1 बेस्ड फॉर्म में है ये 1 2 3 4, इसको मैंने 0 वाली बेस में कन्वर्ट कर लिया था। तो 0 1 2 3 4 अप टू k-2 k-1 फिर k-2। अब ये तुम्हें आगे चल के मैं बताऊंगा कि मैंने इसको 0 वाली फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया था, इसको मैं बताऊंगा। तो बेसिकली, और जो तुम्हारा
एन भी गिवन था ना, उसको भी मैंने एक पोजीशन से घटा दिया था। क्यों? उसको जीरो बेस में। अगर सोचो तुम्हारा पांचवा वाला बंदा है, जैसे कि फिफ्थ बंदा है, तो उसको मैंने 0 1 2 3 4, तो उसका इंडेक्स जो है वो 4 होगा। मैंने जीरो बेस्ड में कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि गिवन हमें 1 2 3 4 5 इस वाली फॉर्म में, राइट। तो मैंने इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, मतलब बेसिकली जीरो बेस में कन्वर्ट कर दिया था। अब तुम आगे देखो कि अगर मेरा जो अभी ये nth वाला बंदा है वो 2k, अगर मैं n mod 2k माइनस 2 करता हूँ तो या तो वो मेरा मतलब किसी ना किसी तो 2k माइनस 2 के इंटरवल में आ रहा होगा, ये तो डेफिनेटली ट्रू है ना बात। तो या तो वो मेरा नॉर्मल मॉड की तरफ तक आ रहा होगा, मतलब k माइनस 1 तक तुम खुद देखो कि नॉर्मल मॉड चले जा रहा है, 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, k माइनस 1 आ रहा है, उसके बाद थोड़े से चेंजेस होते हैं मॉड में। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा वो नॉर्मल वाली मॉड रेंज में आ रहा है। तो उस वाले केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि n mod 2k माइनस 2 जो है मेरा वो किसके बराबर होगा? n mod 2k माइनस 2 वो नॉर्मल, सोचो x जो हमें x गिवन है ना, x के बराबर है। ये बात ट्रू है, इतना तो है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि n इज इक्वल टू उस वाले केस में सम मल्टीपल ऑफ p इंटू 2k माइनस 2 प्लस x होगा। ये बात क्यों? ये बात इसलिए कि अगर ऐसे सोचो a mod b इज इक्वल टू सी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू b इंटू सम मल्टीपल ऑफ k प्लस सी होगा, ठीक है। b का कुछ मल्टीपल किया k से और प्लस में जो रिमाइंडर आया, ठीक है। मतलब ये होता है ना, कोई भी नंबर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इनटू जो भी होता है डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, बस वही है ये वाली चीज़। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि n माइनस एक्स बाय 2 कॉमन ले लिया मैंने, विच इज इक्वल टू p स्टार k माइनस 1। तो जो मेरा k है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा n माइनस एक्स बाय 2 बाय p इंटू p। तो अगर मेरा k माइनस 1 ये है तो ये p से, तो अगर खुद सोचो तुम्हारे पास n माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू a स्टार k माइनस 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे जो k माइनस 1 है वो n माइनस एक्स बाय 2 का फैक्टर होगा? ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ? तो उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि n माइनस एक्स बाय 2 से कुछ डिवाइड हो रहा है a, तो अगर a इसमें से कुछ डिवाइड कर रहा है ना, तो अगर सोचो तुम्हारे n माइनस एक्स बाई 2 की वैल्यू थी 15, तो जब इसमें से a डिवाइड हो रहा होगा, चाहे a कुछ भी होगा, a केवल 15 को तभी डिवाइड कर पाएगा जब पहली बात तो a खुद 15 का फैक्टर हो, और दूसरी बात जो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने के बाद भी जो तुम्हारी वैल्यू आएगी ना वो भी एक n माइनस एक्स बाई 2 का फैक्टर ही होगा, 15 का फैक्टर ही होगा। क्यों? ऐसे देख लो, 15 को अगर 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, या मैं 3 से कर सकता हूँ, या 5 से कर सकता हूँ, या 15 से कर सकता हूँ, और जो उनको डिवाइड करोगे 5 3 और 1, ये खुद भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि k माइनस 1 शुड बी अ फैक्टर ऑफ n माइनस एक्स बाई 2। तो बस मैंने n माइनस एक्स बाई 2 के सारे फैक्टर्स निकाले, और उस वाले केस में जो मेरी वैल्यू होगी k की वो क्या हो जाएगी, वो वाला फैक्टर जो मेरा आया k माइनस 1 की वैल्यू ना, तो k की फैक्टर प्लस 1 वाली वैल्यू होगी। तो मैंने सारे फैक्टर निकाले रूट n में, और जो मेरी k की वैल्यू होगी वो फैक्टर प्लस 1 हो गई। और मैंने उस वाली पर्टिकुलर k की वैल्यू के लिए उस पर मैंने निकाला कि भाई n मॉड 2k माइनस 2 क्या आ रहा है। तो अगर उसकी वैल्यू मेरी 0 से लेकर k माइनस 1 के बीच में आई थी, अब ये सोच लो मैं 0 बेस्ड में कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में 1 बेस्ड में गिवन थी, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो रेंज सोची थी पहली बात तो उसी रेंज में आया, और उसमें मेरे को चेक करना है कि अगर ये वाली चीज़ 0 से k माइनस 1 के बीच में है तो मैंने यही वाली रेंज सोची थी, मैंने k वाला केस अभी कंसिडर ही नहीं किया है, ठीक है, k माइनस 2 से लेकर 0, तो इस वाली रेंज का सोचा था, इसी रेंज में आया। साथ ही साथ में जो वैल्यू आई वो x के बराबर हो गई,
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल जो हमने सोचा था वही हुआ, और ये वाली जो वैल्यू है वो हम ले सकते हैं एन की, ठीक है, सॉरी के की। एक तो फर्स्ट केस ये हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा समझाने में डिफ़िकल्ट है लेकिन तुम देख सकते हो थोड़ा सा। या फिर दूसरा केस ये होगा कि 0 1 2 3 k माइनस 1 k माइनस 2 k माइनस 3 अप टू 1 जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो तुम्हारा इस वाली रेंज में लाई करे, तो तुम इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाली चीज़ किसके बराबर है? अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे, ये वाली चीज़ जो है ना, अगर हकीकत में अगर n मॉड 2k माइनस 2 की बात करूँ मैं, तो ये k माइनस 1 होता, ये k होता, ये k प्लस 1 होता, ये k प्लस 2 होता, अप टू k माइनस 3 होता। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये 2k माइनस 2 माइनस k है। और ये वाली वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, 2k माइनस 2 माइनस में k प्लस 1 है। ये वाली वैल्यू क्या है जो इसके आगे आएगी? वो कुछ भी नहीं है, 2k माइनस 2 माइनस में k प्लस 2 है। और ये मैंने बस ऑब्जर्वेशन निकाली बस, ठीक है, तुम भी देख सकते हो ऑब्जर्वेशन। तो अगर मेरा आंसर इस वाली रेंज में है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो n मॉड 2k माइनस 2 है, वो मेरा जो यहाँ पे वैल्यू अगर इस वाली रेंज में आ रही होगी, तो वो वाली वैल्यू जो है ना तुम्हारी, वो मैं कह सकता हूँ कि 2k माइनस 2 माइनस एक्स होगी। खुद सोचो ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि x हमें गिवन है, x हमें गिवन है जो कि एक बड़ा नंबर है, राइट। मतलब कि सॉरी, जो हमें x वाला जो है वो हमारा, सोचो कि इस वाली रेंज में आता है तुम्हारा जो x है, ठीक है। मैंने सोच लिया, मैंने मतलब ये सोचा है ऐसा कि इस वाली रेंज में आता है। तो 2k माइनस 2 माइनस एक्स जो है, सोचो वो k माइनस 3 आया, सॉरी ये जो तुम्हारा k माइनस 3 है, ठीक है, ये सोचो अगर तुम्हारा x k माइनस 3 होता, तो 2k माइनस 2 माइनस k माइनस 3 जब करोगे ना तुम, तुम्हारा वो क्या आएगा? k प्लस 1 के बराबर। तो तुम इसको रियल उस वाली फॉर्म में ले आए, ठीक है, मतलब जो हकीकत वाली वैल्यू थी। तो n मॉड 2k माइनस 2 अगर आगे वाली रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो हमारे अकॉर्डिंग वो किसके बराबर होना चाहिए? 2k माइनस 2 माइनस एक्स के। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्टेड फॉर्म है, k माइनस 2 k माइनस 3 जो कि x की है, और इसको हम इसकी रियल फॉर्म k प्लस 1 k प्लस 2 की फॉर्म में ले आएंगे इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ करो, और इससे तुम अपनी n की वैल्यू जब देखोगे तो n इज इक्वल टू नथिंग बट जस्ट कोई भी एक इंटीजर p स्टार 2k माइनस 2 प्लस में 2k माइनस 2 माइनस एक्स, या फिर n प्लस एक्स बाय 2 इज नथिंग बट जस्ट k माइनस 1 इंटू p प्लस 1। मेरे को पता नहीं इसका इजी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता कैसे है, और मैंने देखा नहीं है, लेकिन मतलब मैंने ऐसे ही सोचा था तो मैं वही बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि k माइनस 1 जो है ना, वो फैक्टर है n प्लस एक्स बाई 2 का। तो बस मैं n प्लस एक्स बाई 2 के सारे फैक्टर्स पे गया, उस पर प्लस 1 किया तो मेरे की k की वैल्यू आई, उसका मॉड किया मैंने n का, मतलब n के संग 2k माइनस 2 का उस पर्टिकुलर k की वैल्यू से, तो मेरे को एक x की वैल्यू आई, और वो मैंने चेक करी कि वो मेरी जो गिवन x है उसके बराबर है कि नहीं। दैट्स इट, ठीक है। तो इसका कोड दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, है ना, सिंपली। अब इसका तो प्रॉब्लम सी, हाँ, दो केसेस, पहला केस n माइनस एक्स बाई 2 का फैक्टर, दूसरा केस कि n प्लस एक्स बाई 2 का फैक्टर। तो फर्स्ट वाले केस को कंसीडर करते हैं कि हमारा जो k है वह k माइनस 1 n माइनस एक्स बाई 2 का फैक्टर अगर है, तो बस मैंने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे मैंने एक एक पोजीशन हटा दी है, मतलब एक एक से माइनस कर दिया जीरो बेस में कन्वर्ट करने के लिए। मैं सारे के सारे जो है वो n माइनस एक्स बाई 2 के फैक्टर्स पे गया, और मैंने चेक किया कि अगर ये इसका फैक्टर एग्जिस्ट करता है, जो हमें n माइनस एक्स बाई 2 का अगर ये फैक्टर है, तो मैंने बस ये सिंपली चेक किया कि तो मैंने उस वाले पर्टिकुलर फैक्टर के लिए उस, मतलब जो हमारी सोचो कि हमारा ये फैक्टर क्या है i, तो जो मेरी k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? i प्लस 1,
ये हम दे सकते हैं क्योंकि जो फैक्टर मतलब k-1 इज इक्व टू ही तो समथिंग फैक्टर था, तो k इज इक्व टू उस वाला फैक्टर +1, और मैंने उस वाले k के लिए n मॉड्यूलो चेक किया और मैंने चेक किया कि अगर p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टेम्प, अगर वो k से बड़ा आ जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तो दूसरी वाली कंडीशन में लाई करता है, ये तो मैंने सोचा नहीं था, मेरे को तो पहली वाली कंडीशन के लिए चाहिए था। तो अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो नॉर्मल वाली रेंज में आता है मतलब 0 से k-1 की फॉर्म में, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर वो p के बराबर, p जो है x के बराबर हो, तो आंसर सीधा ++ कर दो। और ये बस ये दूसरे फैक्टर के लिए सेम वाली चीज़, मतलब एक x है तो एक n गिव बाय i, बस वो वाली चीज़। और ये दूसरा मैंने फैक्टर कंसीडर किया, मतलब दूसरा जो केस था उसमें मेरे n+x/2 के फैक्टर्स देखने हैं मेरे को, तो बस यहाँ पे मैंने ये चेक किया, एक गिव मतलब ये मैंने एक वेरिएबल का नाम ही दे दिया था, तो एक i है तो एक गिव बाय i होगा। तो ये दो केसेस सेपरेट नहीं, बस एक छोटी सी चीज़ है। तो ये वाला जो मेरी k की वैल्यू होगी वो होगी i+1, और इस वाली में मैंने चेक कर दिया कि सिंपली n मॉड्यूलो उस वाले k के लिए 2k-2। अगर ये वाली चीज़, सबसे पहली बात तो k जो हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है वो k या फिर k से बड़ी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि अब हमने इसको है ना ऐसे करके इसकी रियल फॉर्म में बदला है जो मैंने इक्वेशन बनाई थी। और साथ ही साथ में 2 जो मेरा ये वाली चीज़ है जो 2k-2, अब ये वाली जो है ना जो p आया होगा वो तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म में आया होगा। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब जैसा होना चाहिए था, मतलब 0 1 2 3 k-1 k+1, लेकिन हमारा था किस फॉर्म में 0 1 2 3 k-1 फिर k-2 k-3, तो उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म मतलब उसको उसकी गिवन फॉर्म में बदला मैंने, 2 × टेम्प मतलब 2k-2 माइनस यही वाली वैल्यू। और ये चीज़ बस मैंने चेक कर ली कि भाई क्या x के बराबर है, अगर x के बराबर है तो इसका मतलब आंसर को बस 1 से ऐड कर दो, अदरवाइज कुछ मत चेंजेस करो। और सिमिलरली ये दूसरे वाले फैक्टर के लिए, और एंड में बस रिटर्न कर दो आंसर। ये थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल था, हो सकता है इसका काफ़ी इजी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन मेरे को फ़िलहाल यही दिखा। हाँ, तो मतलब मेरे को फ़िलहाल यही दिमाग में आया। तो अब चौथी वाली प्रॉब्लम देखते हैं। चौथी वाली प्रॉब्लम मतलब लर्निंग के लिए काफ़ी इजी है, लर्निंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट आता है तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी प्रॉब्लम, जो कि है टर्नरी सर्च। तो बेसिकली प्रॉब्लम तुम एक बार देख लो, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास है ना काफ़ी सारे एक एरे गिवन है, फिर से एक एरे गिवन है, मैं तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। और हर एक एलिमेंट में ना उसके कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि अगर 1 5 6 गिवन है, तो इसका अगर ये एरे हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, तो समझो कि एक वैसे रेस बोल रखा है इसमें, जो रेस है, एक रेस की फ्रिक्वेंसी है 1, एक रेस की मतलब एक रेस में इतने एलिमेंट्स हैं, इतने लोग हैं, ठीक है, क्रिएचर हैं, इस रेस के इतने क्रिएचर हैं। तो अगर ये समझो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 रेस के 1 क्रिएचर हैं, सेकंड वाली रेस में के 5 क्रिएचर हैं, थर्ड वाली रेस के 6 क्रिएचर हैं, ठीक है। तुमको इनको क्या करना है, इन सारे क्रिएचर्स को कुछ ना कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है। क्या करना है, कुछ ना कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है। अगर हमें ये प्रॉब्लम में गिवन था कि अगर ये वाले जो है ना सेम रेस के सेम वाले ग्रुप में हों, मतलब कि सेकंड रेस के 5 क्रिएचर हैं, तो अगर 2 क्रिएचर सेम में हो तो इससे कुछ भी एडिशन नहीं होगा वैल्यू में। लेकिन अगर सेम रेस के डिफरेंट वाले सबसेट्स में हों, ठीक है, डिफरेंट सबसेट्स में हो, तो उनका एडिशन होगा आंसर में +b से, ठीक है। अगर यहाँ पे समझो कि ये सेकंड रेस का एलिमेंट है, ये सेकंड का है, ये सेकंड का है, और ये सेकंड का है, ये सेकंड का है, तो एक तो होगा इन दोनों की तरफ से b का एडिशन आएगा, क्योंकि ये दोनों पेयर जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप में है, राइट, सेम रेस के।
इसकी तरफ से भी बी का आएगा, इसकी तरफ से भी बी का आएगा, इसका भी बी का आएगा, लेकिन जो आपस में इनका आपस में बी का एडिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर में जो एट द एंड जो वैल्यू होगी उसमें हमारा क्या होगा कि हमें टोटल पेयर्स काउंट करने हैं जो कि डिफरेंट सेम रेस के हैं लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, उन टोटल पेयर्स को बी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हर एक पेयर का जो आंसर में एडिशन होगा वो बी होगा। लेकिन जितने भी तुम ग्रुप बनाओगे ना, एक सेकंड, हाँ, जितने भी तुम ग्रुप बनाते हो, अगर सोचो तुमने के ग्रुप बनाए, ठीक है, तो तुम्हें जो है ना माइनस करना है आंसर में से k-1 इंटू एक्स। तो तुम्हारे किसी भी जिस तरीके से तुम सबसेट्स बनाओगे उसका जो आंसर होगा जो फाइनल वो होगा टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेम रेस दैट आर इन डिफरेंट ग्रुप्स मल्टीप्लाई बी माइनस जितने तुम्हारे ग्रुप्स हैं, अगर के ग्रुप्स हैं तो k-1, और हर एक को हमें मल्टीप्लाई करना है x से। तो तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर, ये समझ आई, ये इक्वेशन है कि अगर तुम के सबसेट्स बनाते, मतलब तुम अगर के सबसेट्स बनाते हो, के ग्रुप्स बनाते हो, अगर तुम के ग्रुप्स बनाते हो, राइट, तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा उस वाले के ग्रुप्स के लिए वो होगा टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, और हर एक का कंट्रीब्यूशन होगा b मल्टीप्लाई b माइनस में k-1, मतलब जितने ग्रुप्स हैं, के सबसेट्स है ना, मतलब जितने तुम्हारे सबसेट्स हैं या फिर ग्रुप हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय x। तो तुम्हें यहाँ पे x गिवन है, तुम्हें k खुद से चूज़ करना है कि तुम कितने पेयर्स कितने सबसेट्स बना रहे हो, कितने ग्रुप्स बना रहे हो। साथ ही साथ में तुम्हें b गिवन है, b क्या है यहाँ पे कि हर एक पेयर से तुम्हारा जो आंसर ऐड होता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आई इसको तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो तुम्हें इस ऑप्टिमल वे में कुछ के ग्रुप्स बनाने हैं। पहली बात तो हमें यही सोचना है कि के क्या होना चाहिए, कि एक ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बनाए, 4 बनाए, कितने बनाए, कि जिससे कि हमारा ये जो आंसर है वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो एक चीज़ तो तुम पहले ये सोचो कि अगर तुम के को बढ़ाते हो और घटाते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुम के को बढ़ाओगे ना तो ये वाला जो फैक्टर है ना, जो जितने ज़्यादा ग्रुप बनाओगे और फिर उसमें से k-1 मल्टीप्लाई x ये घट जाएगा, तो ये वाला फैक्टर जो है ना इसको कम कर रहा होगा, हमारे आंसर को काफ़ी कम कर रहा होगा। जबकि ये वाला जो फैक्टर है, अगर तुम जितने ज़्यादा ग्रुप्स बनाओगे तुम्हारे जो क्रिएचर्स हैं उनको तुम उतने ज़्यादा डिफरेंट सेम रेस के क्रिएचर को उतने ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स में रख पाओगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारा जो आंसर है, जो तुम्हारा ओवरऑल आंसर है, जो कि पेयर्स, जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ जाएं। मतलब कि जैसे ही तुम के बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो तुम्हारे सेम रेस के जो पेयर्स, सेम रेस के जो क्रिएचर हैं उनके पेयर जो हैं जो कि डिफरेंट सबसेट्स में हैं वो तुम्हारे बढ़ जाएं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो है इससे तुम्हारे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस, मतलब बढ़ने के चांसेस हैं, और यहाँ से तुम्हारे कम होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से आंसर बढ़ रहा है भाई, यहाँ से आंसर कम हो रहा है अगर मैं के को बढ़ाता हूँ। तो सिमिलरली के को बढ़ाओगे तो यहाँ से आंसर कम होगा, यहाँ से आंसर बढ़ेगा। क्या बोल दिया? हाँ, ठीक है। तो अगर तुम के की वैल्यू को बहुत ज़्यादा करते हो, के की वैल्यू को बहुत ज़्यादा करते हो, तो तुम्हारा ये जो है ना, ये वाला जो है तुम्हारा उसमें रहेगा, लाइक पावर में बोल सकते हैं, या फिर ये इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा इसमें, और ये जो है तुम्हारा उतना ही नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो कभी भी ऐसी चीज़ हो रही होती है ना कि तुम एक को बढ़ा रहे होते हो और मतलब के की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, एक तरफ से आंसर बढ़ रहा है, एक तरफ से घट रहा है, और के की वैल्यू कम कर रहे हो तो एक तरफ से बढ़ रहा है, एक तरफ से घट रहा है। तो तुम खुद सोचो इसका कर्व किस तरीके से होगा। मैंने सिंपल सा कर्व बना दिया। अब इसका मतलब क्यों, जब तुम के की वैल्यू बहुत कम रखोगे ना तो हो सकता है इसका जो आंसर है वो क्या हो, जो तुम्हारा आंसर है वो यहाँ से बहुत कम होगा
ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसमें से आंसर की वैल्यू और मतलब ये वाली चीज़ सब्ट्रैक्शन है वो कम हो रहा होगा एट द एंड, लेकिन यहाँ से भी आंसर कम आ रहा होगा। समझो ये वाला पॉइंट है, फिर तुम के की वैल्यू बढ़ाते हो तो ये पॉइंट आया, फिर तुम के की वैल्यू बढ़ाते हो ये पॉइंट आया, फिर तुम के की वैल्यू बढ़ाते हो, तो तुम्हें ये ऑप्टिमल पॉइंट चूज़ करना है जिसको तुम चूज़ करो जिससे कि तुम्हारा जो तुम्हारी वैल्यू है बेसिकली ये वाली इक्वेशन पे जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी बेस्ट आएगी इस वाले पॉइंट पे, वो तुम्हें पॉइंट फाइंड करना है। अब इसमें ये मैंने कर्व कैसे लिया, तो तुम खुद एक तरीके से सोचो कि अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल हैं, मतलब दो वेरिएबल नहीं, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है एक मतलब और उसमें एक वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है के। अब के की हेल्प से ये वाली चीज़ जो है जितना ज़्यादा के को बढ़ाएंगे ये वाली चीज़ बढ़ेगी तो उससे आंसर कम होगा, लेकिन यहाँ से आंसर बढ़ेगा। और के की वैल्यू को जितना कम करोगे तो यहाँ से आंसर जो है वो तुम्हारा एट द एंड मतलब ये वाला तुम्हारा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन उतना कम हो रहा है, लेकिन ये भी कम होगा तो ये तुम्हारा लॉस वाला रहेगा फैक्टर। तो तुम अगर बहुत कम वैल्यू लेते हो तो तुम्हारा एक फैक्टर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, दूसरी वाली वैल्यू लेते हो तो दूसरा वाला फैक्टर बहुत हैवी हो रहा है ना। तो तुम्हें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा दोनों के बीच का सा जो कि दोनों को बैलेंस रखे। तो ये मतलब बेसिकली एक सिंपल टर्नरी सर्च है। मैं टर्नरी सर्च एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने कर दिया थोड़ा बहुत। तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा कर्व कुछ इस तरीके से आएगा और तुम्हें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड टर्नरी सर्च का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टर्नरी सर्च की। तो सोचो मैं किसी भी मिड पे आया, ठीक है, अब मैं टर्नरी सर्च एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। तो मैं सोचो किसी भी एक मिड पे आया और मेरे को चेक करना है कि उस वाले में मेरी पेयर्स इंटू बी माइनस ये है ना, पेयर्स इंटू बी माइनस के माइनस 1 इंटू एक्स, इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। और यहाँ पे जो मैंने मिड है, मैं मिड क्या चूज़ कर रहा हूँ, मैं मिड चूज़ कर रहा हूँ, मैं कितने सबसेट्स बना रहा हूँ, ठीक है, सबसेट्स। तो के की वैल्यू चूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं के को चूज़ कर रहा हूँ, सोचो मेरे पास एक एरे में है ना, मतलब ऐसे है एक रेस के 10 एलिमेंट हैं, तो मैं किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहूँगा और मेरी मिड जो है वो 3 है। तो तुम खुद सोचो, तुम जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना उतने ज़्यादा तुम्हारा अच्छा आंसर आने के चांसेस हैं। मतलब कि अगर तुम्हारे पास 3 है तो मैं 3 ग्रुप बनाने हैं, तो एक रेस के 3 एलिमेंट यहाँ डालो, 3 यहाँ डालो, 3 यहाँ डालो और +1 यहाँ कर दो क्योंकि तुम्हारा एक एलिमेंट बचा। ऐसा क्यों भाई, तुम खुद देखो ना, 10 के 10 यहाँ डाल दो तो कुछ मतलब बनता है कि 0 एडिशन होगा, 8 यहाँ डाल दो, 2 यहाँ डाल दो तो कुछ मतलब बनता है कि 0 मतलब 0 तो नहीं होगा लेकिन कम होगा। लेकिन अगर तुम जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी रखोगे उतना ज़्यादा बेस्ट आंसर आने के चांसेस हैं तुम्हारे। तो 3 यहाँ डाले, 3 यहाँ डाले, 3 यहाँ डाले, एक जो बाकी बचा वो यहाँ डाल दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास P था, ये नंबर कोई भी, मेरे पास टोटल मतलब किसी AI है ना मेरे पास एक रेस के एलिमेंट, तो अगर मैं मिड को कंसिडर कर रहा हूँ तो क्या मैं AI बाई मिड इसमें डालूंगा, AI बाई मिड इसमें डालूंगा, AI बाई मिड इसमें डालूंगा, इससे सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे चांसेस, सबसे ज़्यादा मतलब तुम ग्रीडीली खुद सोच सकते हो, इसी में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रुप्स आएँ जिसमें कि मतलब जो कि सेम रेस के हैं लेकिन डिफरेंट सबसेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं होता, जैसे कि सोचो यहाँ 15 होता है, यहाँ 4 होता, तो तुम कुछ भी नहीं, यहाँ पे डालो 3, यहाँ पे डालो 3, यहाँ पे डालो 3, बाकी कितने बचे तुम्हारे पास, सॉरी यहाँ पे डालो 4, यहाँ पे डालो 4, यहाँ पे डालो 4, ठीक है, बाकी तुम्हारे पास बचे 15 है, तो 15/4, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तुम्हारे पास 4 ग्रुप्स हैं ना, तो इसमें डालो 3, इसमें डालो 3, इसमें डालो 3, इसमें डालो 3, तो 4 3 जा 12, बाकी तुम्हारे कितने बचे, 15 मॉड्यूलो 4 बच गए, ठीक है। तो वो कितने होते हैं तुम्हारे पास, वो तुम्हारे हुए 4 3 जा 12, 3 बचे, तो एक को यहाँ ऐड करो, एक को यहाँ ऐड करो, एक को यहाँ ऐड करो, तो इससे तुम्हारे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब ये ग्रीडीली सोचना है इसको इससे, लेकिन तुम्हारे सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे तुम्हारे कोलिजन जो हैं
मतलब सॉरी, तुम्हारे जो ग्रुप्स हैं, पेयर्स हैं, वो तुम्हारे सबसे ज़्यादा बने सेम रेस के, लेकिन डिफरेंट उसमें सबसेट्स में। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 17 होता और तुम्हारे पास ग्रुप तुम सिलेक्ट कर रहे हो 5, तो 5 3, तो पहले तुम 5 ग्रुप्स बनाओ, इसमें 3 डाल दो, इसमें 3 डाल दो, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। ठीक है, 2 बचे, एक इसमें डालो, एक इसमें डालो। तो ये केवल एक पर्टिकुलर AI के लिए था। जब तुम दूसरे AI के लिए आ रहे होगे, ये AI1 के लिए, AI2 पे था, तो मेरे को ये पिछले से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो मैं AI2 को भी इसी तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। मतलब AI/AI2 बाय मिड मैं जो है वो फर्स्ट वाले उसमें डालूंगा, और सिमिलरली उतने ही सेकंड वाले में, इतनी थर्ड वाले में, अप टू मिड तक। बाकी जितनी वैल्यू बची उनको मैं एक 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 करके बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, उन वाले ग्रुप्स में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, कैसे सबसेट्स बनाने हैं। अब उस वाले पर्टिकुलर मिड के लिए मेरे को ये पता लग गया कि मैं सबसेट कैसे बना रहा हूँ, लाइक ये हर एक एलिमेंट के लिए। अब मेरे को उसका आंसर भी तो कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सोचो इस वाले सबसेट में मेरे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो बस मेरे को यहाँ पे करना है कि 3 जो है मेरे वो सेम रेस के यहाँ पड़े और 3 यहाँ पे। तो इस वाले को अगर तुम कंसिडर करोगे तो ये वाला जो क्रिएचर होगा ये 3 के संग मिलके अपनी वो दे रहा होगा बी का एडिशन। ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम। तो आंसर कितना होगा 3 × 3 × B। जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो ये जो 4 है ये इसके संग भी, इसके मतलब इन तीनों के साथ तो दे ही देंगे B का ही, साथ में इन तीनों के साथ भी। तो 4 × 3 + 3 जो कि है 6 × B। सिमिलरली ये जो है ये 4, ये इन सब के संग मिलके दे रहे होंगे B का, है ना। तो 4 5 6 7 × 10 × B। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तुम्हें प्रीफिक्स सफिक्स बनाना है बेसिकली। तो हर एक जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो तुमने ग्रुप्स बनाए, ये एक पर्टिकुलर AI के लिए बता रहा हूँ मैं, सारे AI के लिए नहीं बता रहा। हर एक AI के लिए हमें इंडिविजुअली इसी तरीके से मूव करना पड़ेगा और हमें अपना आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक आई इंडेक्स पे देख रहा हूँ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ने 4 4 4 3 3 इस तरीके से किया है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि सफिक्स मेंटेन करेंगे और उस पर्टिकुलर AI को उसके सफिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में B से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे इस पर्टिकुलर इन सबका सम ले लेंगे, लाइक इसका इसके सफिक्स से मल्टीप्लाई इनटू B, इसका इसके सफिक्स से मल्टीप्लाई इनटू B, इसका इसके सफिक्स से मल्टीप्लाई इनटू B। ठीक है, तो इससे क्या पता लग जाएगा हमें, इससे पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर AI की वजह से कितना आंसर आ रहा होगा मिड के लिए। और सिमिलरली हम ऐसे ही सारे AI का कैलकुलेट करेंगे उस पर्टिकुलर मिड के लिए और उन सबको ऐड कर देंगे, और जो तुम्हारा है इससे तुम्हारा क्या पता लग जाएगा, इससे इक्वेशन का ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। कहाँ गया, एक सेकंड देना मेरे को। इससे इक्वेशन का ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, पेयर्स इनटू B। माइनस में K -1, तो K क्या है मिड, तो माइनस में मिड -1 और X तो मैं गिवन ही है। तो इस पर्टिकुलर मिड के लिए तुमने ये निकाल लिया, तो इस पर्टिकुलर मिड के लिए तुमने ये वाली चीज़, इस पर्टिकुलर मिड के लिए तुमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और सोचो तुम्हारा कर्व इस तरीके से है, तो ये तुमने टर्नरी सर्च लगाई, मैं आपको बताऊंगा नहीं फिर से, और ये मिड 2 है। और बस तुम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे, अगर ये वाली वैल्यू इससे कम है तो तुम इस तरफ मूव कर जाओगे, और अगर ये कुछ इस तरीके से होता, ये वाली वैल्यू इससे कम है तो तुम इस तरफ मूव करते, अपने हाई को मूव करते। यहाँ पे लो है तो लो को मूव करोगे। तो बस लो और हाई का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें नहीं पता टर्नरी सर्च, तो एक बार टर्नरी सर्च देख लेना, तो तुम्हें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम है क्या, और इससे एट द एंड तुम्हें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जिसमें मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा। और अगर तुम्हें नहीं आता टर्नरी सर्च तो एक बार बोल भी सकते हो, लाइक मैं वीडियो बना सकता हूँ इस पर। ठीक है, तो अब इसका है ना कोड देख लेते हैं। तो ये है इसका कोड। तो बेसिकली ये टर्नरी सर्च का एक फंक्शन बना दिया मैंने उस वाली पर्टिकुलर मिड पे चेक करने के लिए। ठीक है,
नीचे देखते हैं आप, तो बस ये सिंपल टर्नरी सर्च का टेम्पलेट, यहाँ पे मैंने इन सब को ले लिया, वेक्टर ले लिया मैंने, और इन सब की हाई और लो की वैल्यू। हाई मैं कितने मैक्सिमम ग्रुप बना सकता हूँ, जितने मेरे टोटल एलिमेंट्स है, लो 1। तो बस ये मैंने सिंपल टर्नरी सर्च लगाई यहाँ पे, इन दोनों की फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट करी, ये पूरा टेम्पलेट है। और अगर F1 इज़ ग्रेटर देन F2 तो हाई इसको कर दिया, लो मिड 1 को कर दिया। तो ये पूरा टेम्पलेट है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाली थी वो बस ये थी, ये वाली। इस फंक्शन को हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, इस पर्टिकुलर मिड पे हमें क्या चेक करना है, जो मैंने बताया था अभी कि हम ग्रुप्स बनाएंगे, है ना। अगर मेरे मिड ग्रुप बन रहे हैं, अगर सोचो मेरा AI जो है ना मिड से कम है, तो बेसिकली मैं कितने साइज का AI साइज का एक वेक्टर बना दूंगा और हर में एक 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 डालते जाऊंगा। तो बस मैंने यही किया है इसमें। अदरवाइज मैं मिड मेरा उसके से कम है या AI से बराबर है, तो मैं AI बाय मिड वाली वैल्यू चुपचाप डाल दूंगा इसमें सबसे पहले टाइम में सारी की सारी, और बाकी मैं एक 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 बढ़ाते जाऊंगा AI मॉड्यूल मिड जो कि मेरी बची होंगी। और बस मैंने हर एक सफिक्स के लिए इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हर एक AI को उसके सफिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम देख सकते हो टाइम J क्या है तुम्हारी वो वाली वैल्यू, उसको उसके सफिक्स से, सफिक्स में सम करते जा रहा हूँ उसमें, जो मेरा सफिक्स से वैल्यू आ रही होती आई जा रही होगी। और मैं इसको एट द एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा B से, और माइनस में मैं कर दूंगा कितना, जितने मेरे ग्रुप्स बने हैं इनटू X, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और मेरे को ये वाली चीज़ क्या है, बस बेसिकली बस ये वाली चीज़ मेरे को मैक्सिमाइज़ करनी है। ठीक है, तो टर्नरी सर्च एक बार देख लेना स्टिल, अगर तुम्हें नहीं समझ आया हो तो, नहीं तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। So yeah, I hope you liked this video, and okay then, bye bye.